स्वागत है आपका भारत के विभाजन की इस अंतिम कड़ी में। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से विभाजन अवश्यंभावी हो गया और क्या वो कारण थे जिस वजह से विभाजन करना ही पड़ा और इसके अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे सामने ना रह गया। और इस प्रकार भारत के दो हिस्से हुए विभाजन के, जिसमें से एक पाकिस्तान बना और पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ बना और बीच में रहा भारत। अब हम देखते हैं कि उस विभाजन के दौरान किस प्रकार से त्रासदी यहाँ जो हमने झेली उसके बारे में हम समझेंगे। तो हमारा अगला जो विषय है वो है कानून का नाश। देखिए, इतिहास इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि उन बातों को देख करके आप वर्तमान को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और अगर समझदार है कोई व्यक्ति तो ये भी कर सकता है कि भविष्य में वैसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो। तो कानून व्यवस्था का नाश यानी कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से कानून व्यवस्था का नाश हो जाना। अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। मार्च 1947 से तकरीबन साल भर तक रक्तपात चलता रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। तो देखिए, ये जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, इसकी जो संस्थाएं थी ये पूरी तरह से बिखर चुकी थी। इन बातों को आप नोट कर लीजिए। ये आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि जब भी कोई ऐसी बात आती है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर, मैं लिखे दे रहा हूँ बाद में, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे किया जा सकता है? अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं, अभी कोरोना चल रहा है तो भी देखिए बार बार लोग बाग लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं, लेकिन आज सरकार उस पर काबू पाती है, जनता तोड़ने की कोशिश करती है, तो वहाँ सरकार होती है जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने तरीके से कायम करती है। उसी समय बहावलपुर पाकिस्तान में तैनात पेंडेरल मून नामक एक अफसर ने, बहावलपुर एक जगह है पाकिस्तान में, लिखा था कि जब मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी तो पुलिस एक भी गोली नहीं चला पाई। तो देखिए, कोई गोली नहीं चला पाई। अभी आपने देखा होगा बराबर कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं कोरोना के समय में भी छोटी मोटी दिखाई दे रही हैं, उस स्तर की तो नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से उसको मेंटेन किया जा रहा है। लोगों की पिटाई होती है, जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो दंगा कर रहे थे कहीं भी नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था इसको भी आप समझेंगे। साल के आखिर तक शासन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पूरा अमृतसर जिला चौतरफा रक्तपात में डूबा था। अंग्रेज़ अफसरों को सूझ नहीं रहा था कि इस हालात को कैसे संभाला जाए। देखिए, उनको ही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। वे फैसला लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने से हिचकिचा रहे थे। जब दहशतज़दा लोगों ने मदद की गुहार लगाई तो अंग्रेज़ अफसरों ने उनसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने के लिए कहा। तो मतलब अब अंग्रेज़ अपने हाथ खड़े कर चुके थे, वे मान चुके थे कि हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब जो तुम्हारे नेता हैं उनके पास जाओ और समझो ये क्या हो सकता है। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में है। महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे। तो देखिए, केवल महात्मा गांधी थे, चूँकि वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे उस समय तक, और बाकी सब लोग प्लान कर रहे थे। जवाहरलाल नेहरू और पटेल जो थे वो अक्सर उनसे सलाह लेने तो जाया करते थे गांधी जी से, तो आज़ादी के बारे में जारी वार्ताओं में व्यस्त थे। जबकि प्रभावित प्रांतों के बहुत सारे भारतीय प्रशासनिक अफसर अपनी ही जान माल के बारे में भयभीत थे। अंग्रेज़ भारत को छोड़ने की तैयारी में लगे थे। तो किस किस तरीके से सब लोग अपने अपने हाल पे लोगों को छोड़ करके अपने अपने कामों में सिवाय गांधी जी के लगे हुए थे, ये आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। दंगा सुधारने में, मारकाट रोकने में किसी का कोई योगदान नहीं था। समस्या इसलिए और बढ़ गई कि भारतीय सिपाही और पुलिस वाले भी हिंदू, मुसलमान या सिख के रूप आचरण करने लगे। तो देखिए, जो लोग थे प्रशासनिक अधिकारी, जो भी सिपाही पुलिस वाले थे, जो भी थे वो हिंदू, मुसलमान या सिख थे, तो वो भी एक आम आदमी की तरह से आचरण करने लगे, अपने अपने लोगों का पक्ष लेने लगे जो जिस धर्म का था। जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, वर्दीधारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता पर भरोसा कमज़ोर पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने अपने धर्म के लोगों की मदद की, बल्कि उन्होंने दूसरे समुदायों पर हमले भी किए।
महात्मा गांधी एक अकेली फौज। तो यहाँ हम लोग देखेंगे किस प्रकार महात्मा गांधी एक अकेली फौज के रूप में काम करते किया उन्होंने, और यही उनकी महानता है। बहुत सारे लोग जो है महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी अहिंसा की बात को आलोचना करते हैं, लेकिन मैं आज उनसे पूछता हूँ कि कौन था उस समय जो लोगों के दंगों को रोकने के लिए, उस विध्वंस को, मारकाट को रोकने के लिए आगे बढ़ा। उस समय तो पैदल ही जाया जाता था, इतना कोई तेज़ वाहन भी नहीं थे कि आदमी आसानी से एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता। तो आज जो भी लोग उनके बारे में इस तरीके का बोल के उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो अपने आप को पहले देख लें कि अगर उस दौरान होते तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं, किसी भीड़ में पीछे भी कहीं होते वो लोग। तो महात्मा गांधी की जो महानता है वो इन्हीं सब बातों में निहित है। और आप देखेंगे कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनकी बात मानते थे। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। इस सारी उथल पुथल में सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए एक आदमी की बहादुराना कोशिश आखिरकार रंग लाने लगी। तो देखिए, ये बहादुराना कोशिश थी। लोग कहते हैं अहिंसा वाले थे, ऐसा था वैसा था। किसी को मारने में बहादुरी नहीं होती है, बहादुरी इस बात में भी होती है कि आप मार काट को रोक कैसे पाते हो। उस समय लोग निकलने के लिए अपनी जान की परवाह किए हुए थे कि जाएं कि नहीं जाएं, सब छुपे हुए बैठे थे। ऐसे में निहत्था एक व्यक्ति जो 77 साल की उम्र का था, वो अपनी जान पर खेल करके, क्योंकि मार तो उनको भी दिया जा सकता था और मार ही दिया गया, ये भी आप समझ लीजिए। 77 साल के बुजुर्ग गांधी जी ने अहिंसा के अपने जीवन पर्यंत के सिद्धांत को एक बार फिर आजमाया और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देखिए, जो भी व्यक्ति सिद्धांत पर जीता, उसके अंदर सिद्धांत, और सिद्धांत यदि सच्चे और निस्वार्थ होते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें आपको आत्मबल प्रदान करने की क्षमता आती है। और वही ये आत्मबल था जिसमें एक लाठी लेकर के गांधी जी इन दंगाइयों के बीच में निकल पड़े। उनका फैसला इस यकीन पर आधारित था कि लोगों के हृदय को में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बात आप जान लीजिएगा, हृदय परिवर्तन। गांधी जी इस बात में विश्वास करते थे कि लोगों के हृदय को बदला जा सकता है। ठीक है, कई लोग इस बात की भी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था। देखिए, होप है कि लोगों को बदला जा सकता है, और काफ़ी हद तक लोगों को बदला भी गया, ऐसा नहीं था कि नहीं बदला गया लोगों को। तो देखिए आगे, वे पूर्वी बंगाल के नोआखोली, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है, से बिहार के गांव और उसके बाद कलकत्ता व दिल्ली के दंगों में झुलसी झोपड़पट्टियों की यात्रा पर निकल पड़े। उनकी कोशिश थी कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को ना मारें, और हर जगह उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को, अब हर जगह अल्पसंख्यक समुदाय कैसे, पाकिस्तान में, यानी जो उस समय का पाकिस्तान बना था, वहाँ पर जो थे वो हिंदू अल्पसंख्यक थे और भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक थे। दोनों को ही बचाने की बात की जा रही थी। हाँ, ये अगर आपको देखना हो तो आप एक फ़िल्म देखिएगा, कमल हसन ने बनाई थी, हे राम। तो आप देखेंगे कि कमल हसन ने जो रोल प्ले किया उसमें वो एक साकेत राम का कैरेक्टर है, जिसको गांधी जी के खिलाफ़ भड़काया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें गांधी का मर्डर करना है। और गांधी का मर्डर करने के लिए वो जाता है, लेकिन अचानक अपने आप ही ऐसी कुछ घटनाएं होने लगती हैं कि वो गांधी जी के सिद्धांतों पर अनावश्यक जाने अनजाने में चलने लगता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे गांधी के संपर्क में आता है वो, तो उसको लगता है कि शायद वो गलत करने वाला है, और चाह करके भी उसकी बंदूक उठती नहीं है। ये सब सोच रहा होता है वो कि अंततः नाथूराम गौडसे जो है वो गांधी जी को मार देते हैं। तो ये कहानी उसमें दी गई है, अगर आपको देखना हो तो उस फिल्म को देख सकते हो आप। वो भी बड़ी अच्छी फिल्म थी, हालांकि ऐसी फिल्में चलती नहीं है बॉक्स ऑफिस पर इंडिया में, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी थी। तो बिहार के गांवों और उसके बाद कलकत्ता और दिल्ली के दंगों में गए आगे, अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाया और मुस्लिमों को दिलासा दी। अक्टूबर 1946 में पूर्वी बंगाल के मुसलमान हिंदुओं को निशाना कस रहे थे। देखिए 1946 में गांधी जी वहां गए पैदल, देखिए पैदल गांव-गांव पहुंचे और उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को समझाया कि वे हिंदुओं की रक्षा करें। इसी तरह अन्य स्थानों पर जैसे दिल्ली में उन्होंने दोनों समुदायों में पारस्परिक भरोसा और विश्वास बनाने की कोशिश की।
जान बचाने के लिए भागकर पुराने किले की भीड़ में पड़े शिविर में पनाह लेने वाले शाहिद अहमद देहलवी नामक दिल्ली के एक मुसलमान ने 9 सितंबर 1947 को दिल्ली में गांधी जी के आगमन को एक बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात की फुहारों के आने जैसा महसूस किया। देहलवी ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मुसलमान एक दूसरे से कहने लगे थे, अब दिल्ली बच जाएगी। तो देखिए, गांधी जी के प्रति ये लोगों का विश्वास था कि गांधी के आने के बाद मुसलमानों को लगा कि अब दिल्ली बच जाएगी। ये देखिए, कुछ सीन्स हैं उस तरीके के, आप बुक में देख लीजिएगा। नुआखोली में गांधी जी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा होने वाला गांव का हुजूम। देखिए, ये गांधी जी की पॉपुलैरिटी थी। चाहते तो कोई भी पद ले सकते थे अपने लिए, प्रधानमंत्री बन सकते थे, राष्ट्रपति बन सकते थे। 28 नवंबर 1947 को गुरु नानक जयंती के मौके पर जब गांधी जी गुरुद्वारा शीशगंज में सिखों को एक सभा को संबोधित करने गए तो उन्होंने देखा कि दिल्ली का दिल कहलाने वाले चांदनी चौक की सड़क पर एक भी मुसलमान नहीं था। देखिए, उसी शाम को अपने भाषण में उन्होंने कहा, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। गांधी जी अपनी हत्या तक दिल्ली में ही रहे और आखिरी दिनों में मुसलमानों को शहर से बाहर खदेड़ने की सोच से तंग आकर उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। देखिए, आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थी भी अनशन में उनके साथ बैठते थे। देखिए, इससे बड़ी सफलता किसी नेता की क्या हो सकती है। मौलाना आज़ाद ने लिखा था कि इस अनशन का असर आसमान की बिजली की जैसा रहा। लोगों को मुसलमानों के सफाए के अभियान की निरर्थकता समझ में आने लगी, मगर हिंसा का ये नंगा नाच आखिरकार गांधी जी की शहादत के साथ ही ख़त्म हुआ। अब जब ये सब नहीं हो पाया तो आखिरकार गांधी जी को ही मार दिया गया। तो देखिए, अब आप समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। दिल्ली में बहुत सारे मुसलमानों ने बाद में कहा, दुनिया सच्चाई की राह पर आ गई थी। तो आप समझ सकते हैं गांधी जी का क्या योगदान था, और हो सकता है कि विभाजन के दौरान गांधी जी का जो योगदान है उसके ऊपर कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो गांधी जी का क्या योगदान था, उन्होंने क्या किया। इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर आप इस समझ से ले सकते हो। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। बंटवारे में औरतें। देखिए, औरतों से अलग से जो है बराबर प्रश्न पूछा जाने लगा है। तो बंटवारे में औरतों की क्या स्थिति हुई, इसको भी आप समझ लीजिए, आपको एक नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। और कई लाइनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इस जगह पर नहीं, कई जगह पर आपके काम में आती हैं। पिछले तकरीबन 1.5 दशक से इतिहासकार बंटवारे के दौरान आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल कर रहे हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि इतिहासकार आम लोगों के अनुभवों की पड़ताल में लगे हुए हैं, और ये इतिहास के जो नए दृष्टिकोण हैं इन्हीं से प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर हमको लगता है कि ये किस तरीके का इतिहास पूछा जाने लगा। तो नया पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है। कई विद्वानों ने उस हिंसक काल में औरतों के भयानक अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके साथ बलात्कार हुए, उनको अगवा किया गया, बार बार बेचा खरीदा गया, अनजान हालत में अजनबियों के साथ एक ज़िंदगी बसर करने के लिए मजबूर किया गया। देखिए, ये भी आपको अगर अच्छे से और जानना है तो इस पर जो है सादत हसन मंटो की 2 कहानियों के नाम आपको बता रहा हूँ मैं, आप पढ़ लीजिएगा। एक ठंडा गोश्त और दूसरी खोल दो। तो आपको पता लगेगा कि स्त्रियों की उस दौरान क्या स्थिति थी, क्या हुआ था उनके संग। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विभाजन के बारे में मंटो ने बहुत अच्छा लिखा है। औरतों के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि 2 कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। औरतों ने जो कुछ भुगता था उसके गहरे सदमे के बावजूद बदले हुए हालात में कुछ औरतों ने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित कर लिए। यानी कि जो कुछ बदला, जो कुछ हुआ, उसमें कुछ उन्होंने अपने नए पारिवारिक बंधन विकसित कर लिए थे। जहाँ गई तो वहाँ के आदमियों से शादी कर ली, नई दुनिया बसा ली। लेकिन हुआ क्या लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने इंसानी संबंधों की जटिलता के बारे में कोई संवेदनशील रवैया नहीं अपनाया। देखिए, इस लाइन को भी आप कहीं लिख लीजिएगा। इंसानी संबंधों की जटिलता जो इमोशंस पर टिकी होती है, और कई बार हम उन इमोशंस का लोगों को कोई कदर नहीं होती और लोग अपने मन की करते हैं। तो यही बात थी।
आपने गदर में देखा होगा, गदर फिल्म में भी, कि अमीषा पटेल का जब पता लगता है कि उसके माँ बाप पाकिस्तान में, तो उसको वहीं बुलवा लिया जाता है और उसके पति को वहाँ नहीं आने दिया जा रहा होता है। ये इसी चीज़ से वो पूरी फिल्म उठा करके बनाई गई है, अब आप समझ लीजिए इस पॉइंट से। और वो उसको लेने के लिए वहाँ पहुँचता है, सनी देओल। ये हो रहा था वहाँ पर उस समय। समझिए आप, फिल्मों वल्मों में जो दिखाया जाता है सब इतिहास के चुनिंदा हिस्सों में से उठा करके कुछ बनाया जाता है। और सियासती लोग तो उस समय पाकिस्तान में इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे थे। इस तरह की बहुत सारी औरतों को ज़बरदस्ती घर बिठा ली गई, मानते हुए कि उनके नए परिवारों से छीनकर दोबारा पुराने परिवारों या स्थानों पर भेज दिया गया। जिन औरतों के बारे में फ़ैसले लिए जा रहे थे उनसे इस बार भी सलाह नहीं ली गई थी। देखिए क्या है, अब यही चीज़ है कि औरतों से सलाह नहीं ली जाती है किसी भी काम को करने की। और दूसरी बात जो होती है, उनकी अपनी कोई राय या उनका अपना कोई निर्णय अपने जीवन के बारे में नहीं तय किया जाता। अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ैसले लेने का अधिकार उनको को फिर से नज़रअंदाज कर दिया गया। तो देखिए ये चीज़ होती है, और इसलिए हम कहते हैं कि औरत द्वितीय दर्जे का इंसान है इस दुनिया में, क्योंकि उसके फ़ैसले को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। किसी औरत से नहीं पूछा गया कि तुम यहाँ रहना चाहती हो कि वहाँ, इसके साथ रहना चाहती हो या उसके साथ। आप देखोगे बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें पुरुष जो है अपनी सोच थोपने की कोशिश करता है स्त्री के ऊपर। ऐसी कई फिल्में आप देखोगे, कुछ ऐसी हैं जो प्रेम त्रिशंकु हैं, जिसमें लव ट्रायोलॉजी दिखाई है। तो पुरुष अपनी अपनी बात कह रहा है और स्त्री की बात कोई नहीं सुन रहा है कि स्त्री क्या चाहती है। तो ये चीज़ आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगी, और आप इसको नोट कर लीजिएगा, निबंध लिखने के भी काम में आपके लाइन आएगी। एक अंदाजे के मुताबिक इस मुहिम में कुल मिलाकर के 30,000 औरतों को बरामद किया गया था। देखिए एक बड़ी संख्या है। इनमें से 22,000 मुस्लिम औरतों को भारत से और 8,000 हिंदू औरतों को, सिख औरतों को पाकिस्तान से निकाला गया। और ये मुहिम 1954 पर जाकर के ख़त्म हुई। तो ये औरतों की स्थिति थी। इज्जत की रक्षा। विद्वानों ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इस भीषण शारीरिक और मनोवैज्ञानिक खतरे के काल में किस तरह का समुदाय की इज्जत बचाने की सोच भी एक अहम भूमिका अदा करती रही है। इज्जत का ये विचार मर्दानगी की एक खास अवधारणा पर आधारित था। देखिए ये जो आप वो पढ़ोगे ना, विमेन एम्पावरमेंट और ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी की कुछ खराबियाँ, उसमें देखिए यहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी पितृसत्तात्मक समाज में, कि स्त्री को एक सामान समझा जाता है और उसको बचाना एक मर्दानगी की बात समझी जाती है, और इसलिए औरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, एक सामान की जैसी एक औरत होती है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, जिसमें मर्दानगी जन माने औरत, और ज़मीन, तलफ़्फ़ुज़ साफ रखिएगा, पर मालिकाने हक से तय होती है, यानी कि औरत पर आदमी का हक होता है। औरत का आदमी पे हक नहीं होता, औरत का आदमी पर हक होता है, आदमी का औरत पे हक होता है। उत्तर भारतीय किसान उस उत्तर भारतीय किसान समाजों में एक खासा पुराना विचार रहा है। अब इसमें आपको समाज समझने की मदद मिलेगी। मर्द का पुंसत्व उसकी इस काबिलियत में निहित माना जाता था कि वह अपनी चीज़ों, यानी चीज़ माने सामान, वस्तु, जन और ज़मीन, जन माने औरत, को औरों के कब्ज़े से बचाए रख सकता है या नहीं। अक्सर इन दो सबसे प्राथमिक संपत्तियों पर ही टकराव शुरू होता था, और अक्सर ही औरतें भी इन मूल्यों को आत्मसात कर लेती थीं। इसलिए कई बार जब पुरुषों को यह भय होता था कि उनकी औरतें बीवी, बेटी, बहन को शत्रु नापाक कर सकता है, तो वे औरतों को ही मार डालते थे। उर्वशी बुटालिया ने अपनी पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस में रावलपिंडी जिले के थुआ खालसा गांव की एक ऐसे दर्दनाक हादसे का जिक्र किया है। बताते हैं कि तकसीम के समय सिखों के इस गांव ने 90 औरतों को दुश्मनों के हाथों में पड़ने की बजाय अपनी मर्जी से कुएं में कूदकर जान दे दी थी। इस गांव में आए शरणार्थी दिल्ली के गुरुद्वारे में आज भी इस घटना पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे इन मौतों को आत्महत्या नहीं बल्कि शहादत का दर्जा देते हैं। उनको लगता है कि उस समय पुरुषों ने औरतों के फैसले को बहादुरी से स्वीकार किया
देखिए, बल्कि कई दफ़े तो उन्होंने औरतें को अपनी जान देने के लिए उकसाया भी। हर साल 13 मार्च को उनकी शहादत पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इस घटना को मर्दों, औरतों और बच्चों की सभा में विस्तार से सुनाया जाता है। औरतों को अपनी बहनों के बलिदान और बहादुरी को अपने दिलों में सजोने और खुद को भी उसी सांचे में ढालने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह स्मृति कार्यक्रम समुदाय के जिंदा बचे लोगों के लिए उन यादों को जीवित रखने में मदद देता है। इस कार्यक्रम में उन औरतों की याद नहीं किया था जो मरना नहीं चाहती थीं, जिन्हें अपनी इच्छा से के खिलाफ मौत का रास्ता चुनना पड़ा। तो कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको चीज़ें दे जाते हैं, आप इनको ध्यान से समझिए। अब देखते हैं आगे क्षेत्रीय विविधताएं। अब देखिए कहाँ कहाँ इसका असर किस किस प्रकार से रहा। अभी आपने पाकिस्तान जहाँ बन रहा था उन बॉर्डर एरियाज़ के बारे में देखा। अब और जगह भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्षेत्रीय विविधताएं रहीं। अभी तक हम आम लोगों के जिन अनुभवों पर चर्चा कर रहे हैं वे उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके से संबंधित थे। उत्तर पश्चिमी मतलब वो पाकिस्तान वाला इलाका जहाँ पर विभाजन हुआ था उस जगह। आइए देखें कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और दक्कन में विभाजन किस रूप में सामने आया। तो देखिए यहाँ के बारे में भी देखते हैं। और यही होता है कि अलग अलग एंगल से चीज़ों को आप जब देखना सीखोगे तभी एक कंप्लीट पिक्चर आप क्रिएट कर सकोगे किसी भी चीज़ की, और इसी से जो है ज़्यादा नंबर मिलता है। फिर लोग कहते हैं कि मेंस में मार्क्स कैसे मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। इसीलिए मैं एक एक लाइन से पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि किस लाइन से क्या उठाना, और इस तरह से आपको एक पुस्तक पढ़ने का तरीका भी मैं सिखा रहा हूँ। कलकत्ता और नोआखोली में 1946 में भी जनसंहार हो चुके थे, लेकिन विभाजन का सबसे खूनी और विनाशकारी रूप पंजाब में सामने आया। पश्चिमी पंजाब से तकरीबन सभी हिंदुओं और सिखों को भारत की तरफ और तकरीबन सभी पंजाबी भाषी मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ हाँक दिया गया, और यह सब कुछ 1946 से 1948 के बीच महज 2 सालों में हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और हैदराबाद यानी जो आंध्र प्रदेश है आज का, के बहुत सारे परिवार 50 के दशक और 60 के दशक के शुरुआती सालों में भी पाकिस्तान में जाकर बसते रहे। तो देखिए क्या था, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि भारत ने ये छूट दी थी कि जो मुसलमान जिनको लगता है कि वो पाकिस्तान में, हिंदू तो जा नहीं सकते थे पाकिस्तान, क्योंकि उसका तो आधार ही सीधा सीधा ये था कि पाकिस्तान का आधार ये था कि मुसलमान लोगों के लिए बनाया गया है, तो वहाँ हिंदू तो जा नहीं सकते थे। तो जिन मुसलमानों को लगता है कि भाई उन्हें पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान जा सकते हैं। और ये कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं कि 50 और 60 के दशक में चालू हो गया। जिनको लग रहा था कि उन्हें पाकिस्तान जा कर के रहना चाहिए, वही उनका देश है, वो वहाँ पहुँचे। अब लेकिन हुआ क्या, देखो मज़े की बात, पाकिस्तान गए ज़्यादातर उर्दू भाषी लोग, जिन्हें मुहाजिर यानी अप्रवासी कहा जाता है, सिंध के कराची और हैदराबाद इलाके में बस गए। अब देखिए यहाँ से जो लोग गए, मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। ये सोच करके कि पाकिस्तान उनका देश है, उनको पाकिस्तान ने, उन मुसलमानों को, आज भी मुसलमान ने अपना पाकिस्तान का नहीं माना, उनको मुहाजिर का दर्जा दिया गया। मुहाजिर मतलब जो अप्रवासी है, दूसरे देश से आया है, समझ रहे हैं आप। तो ये बात थी, और आज भी वहाँ पर एक मुहाजिर कौमी मूवमेंट चलता रहा। सिंध के कराची, अब कराची एक जगह है सिंध में, और हैदराबाद, अब एक हैदराबाद तो भारत में, दूसरा हैदराबाद पाकिस्तान में भी। आप मैप में देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा देखने के लिए, आप देख लीजिएगा, दोनों ये चीज़ें मैप में देख लीजिएगा। इलाके में बस गए। बंगाल से में ये पलायन ज़्यादा लंबे समय तक चलता रहा। लोग ढीली ढाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करते रहे। इसका एक अर्थ यह भी था कि बंगाली विभाजन से जो पीड़ा उपजी वह उतनी तीखी नहीं थी, ठीक है ना। वहाँ पर इतना ज़्यादा ये सब नहीं था जितना कि इस तरफ हुआ था ये सब। लेकिन जिसकी टीस लगातार महसूस होती रही। पंजाब के विपरीत बंगाल में धर्म के आधार पर आबादी का बंटवारा उतना साफ नहीं था। देखिए तो जितना ज़्यादा जहर इस तरफ था उतना ज़्यादा जहर उस तरफ नहीं आ पाया था। बहुत सारे बंगाली हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में, जब बहुत सारे बंगाली मुसलमान पश्चिमी बंगाल में ही रुके रहे। आखिरकार बंगाली मुसलमानों
यानी पूर्वी पाकिस्तानियों ने अपने राजनीतिक गलत पहलकदमी के जरिए जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए पाकिस्तान से अलग होने का फैसला किया और 1971-72 में बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो आप देखते हैं कि किस तरह से जो है आगे जा कर के पाकिस्तान का खुद का भी बंटवारा हुआ। तो जिस आधार पर जिस चीज़ की नींव रखी जाती है उसका उसी तरह से अंत भी होता है। पाकिस्तान को बांट करके भारत से लिया गया था, खुद पाकिस्तान का भी विभाजन बांग्लादेश के रूप में हुआ। अब आपको सीख क्या मिलती है ये अगली लाइन में देखिए। इस्लाम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक दूसरे से जोड़कर नहीं रख पाया, ये देखिए। यानी कहने का मतलब कोई धर्म किसी राष्ट्र को बना करके नहीं रख सकता, किसी भी एक धर्म के आधार पर कोई राष्ट्र निर्मित हो भी नहीं सकता। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप दें तो यही चीज़ आप देखेंगे कि किस तरह से जो है इस्लाम के आधार पर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान बनाए गए थे, लेकिन बाद में वही पूर्वी पाकिस्तान टूट गया पाकिस्तान से और बांग्लादेश बन गया। इसके बावजूद पंजाब और बंगाल के अनुभवों में ज़बरदस्त समानताएं भी दिखाई देती हैं। दोनों ही एक जगह औरतों व लड़कियों की यातना का मुख्य निशाना बनाया गया। ये चीज़ दोनों जगह कॉमन है। देखिए औरतों और लड़कियों को मुख्य निशाना बनाया गया। हमलावर औरतों की देह को जीते जाने वाले इलाकों की तरह देखते थे। एक समुदाय की औरतों के अपमान को वह पूरे समुदाय का अपमान और बदले की कार्रवाई के रूप में देखते थे। अब देखिए मदद, मानवता और सद्भावना। अब इन सारे जहर के पीछे कुछ अच्छी बातें भी थीं। वो थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो मदद कर रहे थे, मानवता दिखा रहे थे, सद्भावना दिखा रहे थे। हिंसा के कचरे और विभाजन की पीड़ा के तले इंसानियत और सौहार्द का एक विशाल इतिहास दबा पड़ा है। अब्दुल लतीफ़ के मर्मस्पर्शी बयानों जैसे बहुत सारे वृत्तांतों से इस बात का पता चलता है। इतिहासकारों ने इस आशय पर की अनगिनत कहानियाँ उजागर की हैं कि किस तरह बहुत सारे आम लोग बंटवारे के वक्त एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। ये आपसी हमदर्दी, साझेदारी, नए मौक़ों के खुलने और सदमे की विजय की कहानियाँ हैं। तो देखिए ये आप बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, सदमे पर विजय की कहानियाँ हैं। इस लिहाज से खुशदेव सिंह हमारे सामने एक बेहतरीन मिसाल हैं। खुशदेव सिंह एक सिख डॉक्टर थे और तपेदिक के विशेषज्ञ थे। वे उस समय धर्मपुर में तैनात थे जो अब हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दिन रात लगकर डॉक्टर साहब ने असंख्य प्रवासी मुसलमानों, सिखों, हिंदुओं को बिना किसी भेदभाव के एक कोमल स्पर्श, भोजन, आश्रय और सुरक्षा प्रदान की। धर्मपुर के लोगों में उनके इंसानी जज्बे और सहृदयता के प्रति गहरी आस्था थी और विश्वास पैदा हो गया था। उन पर लोगों का वैसा ही भरोसा था जैसा दिल्ली में कई जगह पर के मुसलमानों को गांधी जी पर था। उनमें से एक मोहम्मद उमर ने खुशदेव सिंह को चिट्ठी में लिखा था, पूरी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके अलावा किसी की शरण में सुरक्षा दिखाई नहीं देती, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे अपने अस्पताल में एक सीट दे दीजिए। इस डॉक्टर द्वारा किए गए अथक प्रयासों के बारे में उनके संस्मरणों लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947, मोहब्बत नफ़रत से ज़्यादा ताकतवर होती है। देखिए इस तरह की किताबें जो है पूछ ली जाती हैं तो लोगों को पता नहीं लगता कि इसका राइटर कौन है। तो ये राइटर ही पूछा जाता है किसने लिखी है किताब। तो अब देखिए आपके सामने NCERT में, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन हेट, अ रिमेम्बरेंस ऑफ 1947। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपने कामों को बयान करते हुए लिखा है, राइटर का नाम समझ गए ना, खुशदेव सिंह। लिखा है कि यह एक इंसान होने के नाते बिरादर इंसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए मेरी छोटी सी कोशिश थी। उन्होंने 1939 में कराची की 2 संक्षिप्त यात्राओं का गर्व से जिक्र किया है। उनके पुराने दोस्तों और धर्मपुर में उनसे मदद लेने वालों को कराची हवाई अड्डे पर उसके साथ कुछ यादगार घंटे बिताने का मौका मिला। पहले से उन्हें जानने वाले 6 पुलिस कांस्टेबल उन्हें लेकर जहाज़ तक आए और जहाज़ पर चढ़ते समय उन्हें सलामी दी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, मेरी आंखों में आंसू छलक आए। अब देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है।
और वह मौखिक गवाही और इतिहास, यानी कि जो मौखिक गवाहियाँ हैं उनसे किस प्रकार से इतिहास का निर्माण हो सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिए। क्या आपने उन चीज़ों पर गौर किया है जिनके सहारे इस अध्याय में विभाजन के इतिहास को सूत्रों में पिरोया जा सकता है? मौखिक वृतांत, संस्मरण, डायरियाँ, पारिवारिक इतिहास और स्वलिखित ब्यौरे। इन सबसे तकसीम के दौरान आम लोगों की कठिनाइयों और मुसीबतों को समझने में मदद मिलती है। लाखों लोग बंटवारे की पीड़ा तथा एक स्याह दौर की चुनौती के रूप में देखते हैं। उनके लिए एक सिर्फ संवैधानिक विभाजन या मुस्लिम लीग या कांग्रेस या औरों की दलगत सियासत का मामला नहीं था। उनके लिए यह जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। अब देखिए, ऐसी लाइनों को उठा करके सीधा क्वेश्चन बना दिया जाता है। आपको दे दिया जाएगा स्टेटमेंट और कह देंगे कि इस पर टिप्पणी कीजिए। तो अब ये सिर्फ राजनीतिक पक्ष नहीं है, एक सामाजिक पक्ष उसका दिखाने की बात कर रहा है कि विभाजन सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, समाज में जो बदलाव हुए थे वो कितने अनपेक्षित थे और उसको किस तरह से एक समाज सफ़र कर रहे थे दोनों तरफ के। ना तो कोई मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता था और ना ही कोई हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहता था। ये आप जान लीजिए, जो जहाँ रह रहा था वो अपनी जड़ों को कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से इस बात को। ये बिल्कुल मत समझना कि उस दौरान कोई मुसलमान पाकिस्तान जाना चाह रहा था या कोई हिंदू पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ पर उनकी जड़ें जमी थी, उनके बरसों के धंधे थे, व्यवसाय थे, पैसा था, ज़मीन थी। यहाँ आकर के और वहाँ जा कर के सब लोग बेघर हो गए थे। उनके लिए जीवन में अनपेक्षित बदलावों का वक्त था। 1946 से 50 के ओर उसके बाद भी जारी रहने वाले इन बदलावों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की ज़रूरत थी। यूरोपीय महाध्वंस होलोकॉस्ट, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था, की तरह हमें विभाजन को सिर्फ एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इससे गुजरने वालों के द्वारा दिए गए अर्थों के जरिए भी समझना चाहिए। किसी घटना की हकीकत को स्मृतियों और अनुभवों से भी आकार मिलता है। व्यक्तिगत स्मृतियाँ, जो एक तरह की मौखिक स्रोत हैं, की एक खूबी यह है कि उनमें हमें अनुभवों और स्मृतियों को और बारीकी से समझने का मौका मिलता है। इससे इतिहासकारों को बंटवारे जैसी घटनाओं के दौरान लोगों के साथ साथ क्या हुआ, इस बारे में बहुरंगी और सजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। सरकारी दस्तावेज़ों से इस तरह की जानकारियां हासिल कर पाना नामुमकिन होता है। सरकारी दस्तावेज़ नीतिगत, दलगत मामलों और विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित होते हैं। विभाजन के मामले में सरकारी रिपोर्टों व फाइलों और आला सरकारी अफसरों के निजी लेखन से अंग्रेज़ों तथा प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच भारत के भविष्य और शरणार्थी के पुनर्वास के बारे में चलने वाली वार्ताओं पर तो रोशनी पड़ती है, लेकिन उनसे देश विभाजन के लिए सरकार द्वारा लिए गए फैसले से प्रभावित लोगों के रोज़मर्रा के हालात और अनुभवों का खास पता नहीं चलता। इसलिए जब कहते हैं कि इतिहास के पुनर्निर्माण कैसे होता है इन चीज़ों से, तो वो यही चीज़ें लिखनी होती हैं वहाँ पर। बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा। जो चीज़ें छूट जाती हैं वो उनको पूरक के रूप में ले लेने के लिए इस तरीके के इतिहास काम में आते हैं। मौखिक इतिहास से इतिहासकारों को गरीबों और कमज़ोरों, मसलन अब्दुल लतीफ़ के पिता, थुआ खालसा की औरतों, गेहूं की खाली बोरों को बेचकर 4 पैसे कमाने की जुगाड़ करना, थोक भाव पर खुदरा गेहूं बेचने वाले शरणार्थियों, बिहार में बन रही सड़क पर काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही मध्यवर्गीय महिला बंगाली विधवा, एक पेशावरी व्यापारी जिसे भारत जाकर कटक में छोटी मोटी नौकरी गजब की चीज़ दिखाई दे रही थी, लेकिन जिसे यह मालूम ही नहीं था कि कटक कहाँ है, यह हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में है या निचले हिस्से में। पेशावर में तो हमने कभी इसके बारे में सुना नहीं, के अनुभवों को उपेक्षा के अंधकार से निकालकर अपने विषय के किनारों को और फैलाने का मौका मिलता है। तो देखिए पुनर्निर्माण किस तरह से होता है, विषय और व्यापक बनता है। इस प्रकार संपन्न और सुज्ञात लोगों की गतिविधियों से आगे जाते हुए विभाजन के मौखिक इतिहास से ऐसे मर्दों औरतों के अनुभवों की पड़ताल करने में कामयाबी मिलती है
जिससे जिनके वजूद को अब तक नज़रअंदाज कर दिया गया उनमें आम इंसानों के जीवन और कार्यों के अक्सर पहुंच के बाहर या महत्वहीन मान लिया जाता है। अभी भी इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकालु हैं। वह ये कहकर इसको खारिज कर रहे हैं कि मौखिक जानकारियों में सटीकता नहीं होती और उनसे घटनाओं का जो क्रम उभरता है वह अक्सर सही नहीं होता। इतिहासकारों की ये दलील है कि निजी तजुर्बों की विशिष्टता के सहारे सामान्यीकरण करना यानी किसी सामान्य नतीजे पर पहुंचना मुश्किल होता है। ये बात ठीक है अपने आप में। देखिए जहाँ भी मैं मार्क कर रहा हूँ उसको और गहरे से समझ लीजिए। भाई हर एक आदमी का अनुभव अलग अलग तरीके का होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबके अनुभव अलग हैं, तो उसका सामान्यीकरण करना मुश्किल होता है। तो क्या होता है कि ऐसे छोटे छोटे अनुभवों से मुकम्मल तस्वीर बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिर्फ एक गवाह को गवाह नहीं माना जा सकता। उनको यह भी लगता है कि मौखिक विवरण सतही मुद्दों से ताल्लुक़ रखते हैं और यादों में चस्पा रह जाने वाले छोटे छोटे अनुभव इतिहासकार की बृहत्तर प्रक्रियाओं के कारण ढूंढने में अप्रासंगिक होते हैं। भारत विभाजन और जर्मनी के महाध्वंस जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसी गवाहियों की कोई कमी नहीं होगी जिनसे पता चलता है उनको दरमियान अनगिनत लोगों ने कितनी तरह की और कितनी भीषण कठिनाइयों व तनावों का सामना किया। इस प्रकार इनमें रुझानों की शिनाख्त करने और अपवादों को चिन्हित करने के लिए साक्ष्य की भरमार है। मौखिक या लिखित बयानों की तुलना करके इनमें से निकालने वाले नतीजों को दूसरे स्रोतों से मिलाकर देखने और आंतरिक अंतर्विरोधों के बारे में चौकस रहते हुए इतिहासकार किसी भी दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता को तौल सकते हैं। तो देखिए दोनों इतिहास को अगर हम चाहें तो एक दूसरे से क्रॉस वेरीफाई कर करके बहुत अच्छी तरह से एक नए इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। इसके अलावा वैसे भी अगर इतिहास की धारणा इतिहास में साधारण व कमज़ोर वजूद को जगह देनी है तो यह कोई हर्ज नहीं कि बंटवारे का मौखिक इतिहास केवल सतही मुद्दों से संबंधित नहीं है। विभाजन के अनुभव पूरी कहानी का इस कदर केंद्रीय हिस्सा हैं कि अन्य स्रोतों की जांच करने के लिए मौखिक स्रोतों की जांच के लिए अन्य स्रोतों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अलग तरह के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग स्रोतों को ढूंढना चाहिए। मिसाल के तौर पर सरकारी रिपोर्टों से हम भारतीय और पाकिस्तानी सरकार द्वारा बरामद की गई औरतों की अदला बदली की तादाद का तो पता लग जाता है, लेकिन उन औरतों ने क्या भोगा, उन पर क्या कुछ बीती, इसका जवाब तो सिर्फ वे औरतें ही दे सकती हैं। बहुत अच्छी लाइन लिखी है ये, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उत्तर लिखने में आपको काम में आएगी। और इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर और पूरा जो भारत का विभाजन था ये ख़त्म हुआ। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं जिनको आप फैक्ट्स के रूप में ले सकते हैं अपने और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसको आप चाहें तो एक बार देख लीजिएगा। बंटवारे के समय औरतों की क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको लिखने के लिए गए, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो चाहो तो। ये बुक्स दी हुई हैं कुछ, इसको आप देख लीजिएगा, पूछ ली जाती हैं। ये देखो ये बुक्स दी हुई है इधर। तो हमारा ये कड़ी जो थी हमारी पूरी श्रृंखला भारत के विभाजन को समझना, ये एनसीईआरटी से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अलविदा। सुनने और सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी सिंह